What's up, guys? I hope you all are doing well in your life and you are watching Cat Trainer Online and it's me Ankush. So guys, ये है AutoCAD सीरीज का चैप्टर नंबर 2 जिसमें हम जानेंगे AutoCAD की टॉगल कीज के बारे में। टॉगल कीज का हो या फंक्शन की का हो, दोनों की बात एक ही है, तो डोंट बी कंफ्यूज इन टू वर्ड्स। तो लेट्स मूव टू AutoCAD स्क्रीन। तो इस वीडियो का बनाने का, इस चैप्टर का अलग से बनाने का मकसद ये था कि AutoCAD में हमें कुछ बेसिक चीज़ जब तक नहीं पता होगी तो हम इसमें कमांड को अच्छे तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। सो मैंने, अगर आप देखोगे तो स्टार्टिंग के दो चैप्टर बनाए हैं अपनी AutoCAD सीरीज़ में, और मैंने इसके GUI को समझाने के लिए और कुछ बेसिक सेटिंग्स और कुछ कीज़ के फंक्शन समझाने के लिए मैंने 3 वीडियोस को बनाया है। सो जिससे कि आपको अच्छी तरीके से समझ आ जाए कि AutoCAD में इनका क्या फंक्शन होता है, क्योंकि जब तक आप इन चीज़ों को समझेंगे नहीं, आप कमांड में बेहतर परफॉर्मेंस नहीं कर पाएंगे। सो गाइस, आज हम सीखेंगे टॉगल कीज़ के फंक्शन के ऊपर। मैं आपके साथ एक चार्ट शेयर करता हूँ, उसके अंदर F1 से लेकर F12 तक टॉगल कीज़ को डिस्क्राइब किया गया है। उसका एक क्विक शॉर्ट रिव्यू कर लेते हैं। उसके बाद एक एक को हम एक्सप्लेन करेंगे कि क्या फंक्शन होता है इसका पर्टिकुलर टॉगल कीज़ का। सो ये चार्ट है, आप चाहे तो उसको पॉज करके वीडियो को इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं। सो ये F1 से लेकर F12 तक जो हमारे पास फंक्शन की है, इसको एक एक करके समझते हैं कि इनका क्या फंक्शन है। सो सबसे पहले इसमें आपने देखा होगा कि F1 है। F1 जो ऑलमोस्ट सॉफ्टवेयर में अगर आप F1 को प्रेस करते हैं तो हेल्प का जो पॉपअप विंडो होती है वो ओपन हो जाती है। तो सेम AutoCAD में भी अगर आप F1 में प्रेस करता हूँ तो जो इसमें हेल्प सेंटर है ऑटोडेस्क की तरफ से, ये ओपन हो जाएगा और इसमें आपको जो भी कुछ अपनी क्वेरी हो आप इसमें पूछ सकते हो। ठीक है, आप कमांड को सर्च करते हो, कमांड के बारे में जान सकते हो। जैसे कि यहाँ पे मुझसे कीवर्ड मांग रहा है और मैं इसमें डालता हूँ लाइन कमांड। तो जैसे ही मैं इसमें लाइन लिख के एंटर करूँगा तो ये लाइन से रिलेटेड जो भी रेफरेंसेस के पास है, जो भी इंफॉर्मेशन के पास है, वो आपको शो कर देगा। तो आप इसको पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। ये टाइम इसलिए ले रहा है क्योंकि मेरा इंटरनेट कनेक्शन थोड़ा स्लो है। सो अगर आपका कनेक्शन फास्ट होगा तो एकदम से स्क्रीन खुल जाएगी। तो इसकी कुछ ज़्यादा खास इम्पोर्टेंट नहीं है, ये खाली हेल्प मेन्यू है। सो दूसरी कीज़ के ऊपर हम मूव करते हैं जो कि है F2। आप अगर F2 प्रेस करते हैं तो क्या होगा, जो हमारा एक कमांड लाइन बार होती है, जैसे कि मैंने पहले वीडियो में बताया हुआ है अपने, ये जो एरिया होता है हमारा एक कमांड लाइन बार होता है। ठीक है, जैसे कि हम कोई भी कमांड परफॉर्म करते हैं या हम कुछ भी इसमें वर्क करते हैं तो ये कई बार हम कुछ कीज़ दबा लेते हैं, हमें पता नहीं होता, कुछ आउटपुट हमें शो नहीं हो पाता। तो हम F2 को अगर प्रेस करेंगे तो आप के सामने ये कमांड लाइन जो है ये मैक्सिमाइज हो जाएगी और आप देख सकते हो आपने कौन सी कमांड पिक करी थी। सो उसका ये फंक्शन है। इसका इस्तेमाल जब आता है, मान लीजिए कि मैं यहाँ पे कैलकुलेशन कमांड लेता हूँ। ये सब कमांडें मैं आपके साथ बाद में शेयर करूँगा क्योंकि अभी आपको सिर्फ फंक्शन बता रहा हूँ मैं टॉगल कीज़ के। और मैं अभी करता हूँ कि मैंने 75/2 करा मैंने, और अब 37.5 आ गया। मैंने कुछ और कमांड पिक करी। मे भी मैं भूल गया कि मेरा वो जो कैलकुलेशन थी वो कितनी थी। तो मैं F2 प्रेस करूँगा तो मुझे वहाँ पे शो हो जाएगा। आप देखेंगे कि 37.5 था। तो यही इसका इस्तेमाल है। ये भी कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट की नहीं है। हाँ, अब जो F3 है उसका फंक्शन थोड़ा समझने वाली बात है कि F3 से क्या होता है। जैसे ही मैं F3 प्रेस करूँगा तो आप कमांड लाइन में देखेंगे कि ऑन स्नैप ऑफ और ऑन स्नैप ऑन। तो ये ऑन स्नैप क्या होता है? दरअसल ये स्नैपिंग पॉइंट होता है जो कि हमें काफ़ी ज़्यादा हेल्प करते हैं हमें AutoCAD में वर्क करने के लिए। तो उसको समझते हैं ये होते क्या है। मैं एक सर्कल ड्रॉ करता हूँ, ठीक है, और अब मैं यहाँ पे एक लाइन भी ड्रॉ कर देता हूँ। तो आप देखोगे अगर मैं कमांड को एक्टिव करता हूँ, लाइन कमांड को, और मैं सर्कल के यहाँ पे जाता हूँ, आप देखेंगे कि मेरे को ये बता रहा है कि ये क्वाड्रेंट है।
अगर मैं सेंटर पे आता हूँ तो ये मुझे बताएगा कि ये सर्कल का सेंटर पॉइंट है। अगर मैं यहाँ पे कहीं इसको ले जाता हूँ अपने क्रॉसहेयर को, तो ये बताएगा कि आप सबसे नियरेस्ट पॉइंट के ऊपर सर्कल के, ठीक है। यहाँ से मैं फिर लाइन पिक करके यहाँ पे जाता हूँ, तो ये मेरे को बताएगा कि ये लाइन का जो एंड पॉइंट है। तो इसका यही फंक्शन होता है कि आपको जो भी ऑब्जेक्ट का, जो भी आपकी ड्राइंग है, जो आपके स्नैपिंग पॉइंट होते हैं, ये आपको बताएगा। अगर मैं F3 से इसको ऑफ कर देता हूँ तो दोबारा मैं कमांड पे करता हूँ, तो देखिए ये मेरे को नहीं बताएगा, ठीक है। ये मेरे को कुछ भी नहीं बताएगा क्योंकि मैंने ऑन स्नैप को ऑफ कर दिया। F3 से दोबारा इसको एक्टिव कर देते हैं तो आप देखेंगे कि दोबारा एक्टिव हो चुका है। ये मेरे को दोबारा सारे स्नैपिंग पॉइंट बताएगा। अगर आपने मेरा पहले वाला वीडियो देखा हो जिसके अंदर मैंने ऑटोकैड की बेसिक सेटिंग के बारे में बताया था, तो मैंने आपको एक ऑप्शन बताया था DS करके, इसके अंदर हम सेटिंग कर रहे थे। तो एक ऑब्जेक्ट स्नैप का इसमें टैब होती है, उसके अंदर जो सारे आपको मोड्स दिख रहे हैं, एंड पॉइंट, मिड पॉइंट, सेंटर पॉइंट, ज्योमेट्री, नोड, ये सभी आपको ऑन स्नैप में नज़र आते हैं। जब भी आप अपनी ड्राइंग बनाते हो, अगर आप सर्कल का टेंजेंट लेते हो, परपेंडिकुलर, एक्सटेंशन, पैरेलल, ये सभी आपको स्नैपिंग पॉइंट बताते हैं। तो ये था हमारा F3 फंक्शन की के बारे में। और हमारी जो फोर्थ की है वो है टॉगल 3D ऑन स्नैप। ये सेम F3 जैसा ही है, लेकिन ये वर्क जब करेगा जब हम 3D का वर्क स्पेस में होंगे। ये जो F3 है ये फंक्शन करता है 2D स्क्रीन के ऊपर, और इसका सेम फंक्शन है जब हम वर्क करेंगे 3D के ऊपर। तो आपको F3 की जगह F4 प्रेस करना होगा, ठीक है। अगर हम DS करके दोबारा जाते हैं तो आप यहाँ देखेंगे कि 3D ऑब्जेक्ट स्नैप है यहाँ पे। तो ये भी उस टाइम सभी जो नोड्स है, इनको मोड्स है, इनको बताता है, चाहे वो कनॉफ, परपेंडिकुलर, नियरेस्ट, कॉर्नर, एज, इंटरसेक्शन। तो ये 3D में यूजफुल होता है। कभी आपको अगर कोई स्नैपिंग पॉइंट नहीं दिखा रहा है तो आपको समझ आना चाहिए कि आपने उसको सिलेक्ट करके एक्टिव नहीं कर रखा। तो आपको DS टाइप करके आपको स्नैपिंग में जाके उसको चेक कर देना है या सेलेक्ट ऑल करके ओके कर देना है। सो गाइस, ये था F4 का फंक्शन जो कि 3D में एक्टिव होता है। और अब हम बात करेंगे F5 की क्या फंक्शनलिटी होती है। तो F5 की फंक्शनलिटी होती है कि वो आइसोमेट्रिक व्यू जब हम बनाते हैं तो उसमें उसकी बहुत ज़रूरत पड़ती है। अगर हम 2D वर्क कर रहे हैं तो उसमें इतनी कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है, पर आइसोमेट्रिक अगर व्यू हम बनाते हैं तो हमें अपने कर्सर की रोटेशन को चेंज करने के लिए आइसोप्लेन की ज़रूरत होती है, और आइसोप्लेन को चेंज करता है F5। तो अगर मैं अपने वर्क स्पेस को सेट कर लेता हूँ आइसोमेट्रिक में वर्क करने के लिए, तो अब आप देखेंगे जो मेरा क्रॉस हेयर है, इसका जो लुक है वो थोड़ा चेंज हो चुका है। ये वर्टिकल तो है, साथ में इसमें एक इंक्लाइंड भी लाइन डल चुकी है जो कि 45 डिग्री पे है अगर आप देखेंगे। तो अगर मैं F5 प्रेस करता हूँ तो आप देखेंगे कि जो मेरा ये रोटेशन है कर्सर की, क्रोशेयर की, ये मूव हो रही है इसके प्लेन। दरअसल इसमें एक लाइन फिक्स रहती है, ठीक है, और दूसरी उसके अलोंग मूव हो जाती है। इसमें 3 प्लेन होते हैं, आइसो प्लेन, टॉप, राइट और लेफ़्ट। आप देखेंगे तो स्टेटस बार में आपको ये तीनों शो करेंगे, आइसो प्लेन, लेफ़्ट, टॉप और राइट। ठीक है दोस्तों, जब हम आइसोमेट्रिक को पढ़ेंगे तो उसके बारे में ज़्यादा बेहतर जानेंगे, कैसे हम आइसोप्लेन को F5 से रोटेशन चेंज करके ड्राइंग कर सकते हैं। तो फिलहाल इतना ही आपको जानना ज़रूरी है कि F5 से आइसोप्लेन चेंज होते हैं। अब दूसरा जो हमारी टॉगल कीज है वो है F6, जिसका मतलब है डायनेमिक यूसीएस। तो ये जो डायनेमिक यूसीएस है ये हमारा 2D में ज़्यादा वर्क नहीं आता, नहीं क्या, ये बिल्कुल नहीं आता। ये 3D की कमांड, 3D की फंक्शन की है। इसको थोड़ा मैं आपको समझा देता हूँ कि इसका मतलब क्या होता है। तो डायनेमिक यूसीएस का मतलब जो होता है वो अभी आपको मैं 3D ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, उसके बाद आपको बेहतर समझ आ जाएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा था। तो हम एक रेक्टेंगल कमांड लेते हैं और मैं इसको स्टोर कर लेता हूँ इसको। सो गाइस, अगर आप देखो मैं कोई कमांड, अभी मैं क्या करता हूँ, ये डायनेमिक यूसीएस को ऑफ कर देता हूँ, एक रेक्टेंगल कमांड लेता हूँ मैं। तो अभी मुझे यहाँ पे ड्रॉ करनी है। ये मुझे स्नैपिंग पॉइंट तो दिखा रहा है, लेकिन इसमें क्या है, मुझे प्लेन चल नहीं पा रहा है। ये प्लेन कौन सा है मेरा,
ठीक है, ताकि ये जो डायनेमिक यूसीएस होता है अगर इसको मैं एक्टिव कर देता हूँ तो ये मुझे मेरा वर्क प्लेन मैप पर बताता है कि मैं कौन से वर्क प्लेन के ऊपर हूँ। जैसे इसका नाम ही है डायनेमिक यूसीएस। डायनेमिक मतलब जब कोई कमांड एक्टिव है, ठीक है, तो जब आपका यूसीएस की है आपको पोजीशन बताएगा। मैं क्या करता हूँ, F6 दबाता हूँ या फिर स्टेटस बार से इसको ऑन कर दूँ, एक ही बात है। F6 मैंने दबाया, देखो जो मेरी कमांड एक्टिव थी, अगर मैं इसको अपने ऑब्जेक्ट पे ले जाता हूँ क्रॉसहेयर को, तो ये थोड़ा इसको इन्हेंस कर देगा कि ये मेरा प्लेन है, ठीक है। डायनेमिक यूसीएस का यही फंक्शन होता है और ख़ास इसमें कुछ है नहीं बताने को। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा कि डायनेमिक यूसीएस क्या होता है। सो लेट्स मूव टू अनदर टॉगल की F7। तो F7 होती है हमारे ग्रिड को ऑन ऑफ करने के लिए। आपने देखा होगा जब भी आप ऑटोकैड की कोई न्यू स्क्रीन लेते हो, अगर आप मैं एक न्यू स्क्रीन को यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ फाइल टैब मेन्यू में, सो आप देखेंगे कि जो नई स्क्रीन में लेता हूँ इसमें ग्रिड क्या होती है, एक्टिव होती है। तो F7 से क्या होता है, ग्रिड को हम एक्टिव और इनएक्टिव कर सकते हैं। तो ग्रिड आखिर होता क्या है? ग्रिड दरअसल में अगर आपने देखा होगा, हम जब स्कूल में मैथ सीखते थे तो, या फिर आपने इंजीनियरिंग ड्राइंग अगर आपने मिनी ड्राफ्टर से की है तो उस हमें कॉलेज में ग्राफ पेपर लाने के लिए कहा जाता था। तो सेम चीज़ वही है, ये ग्राफ है। ये ग्राफ है जो आपको ऑन स्क्रीन मिल रहा है। तो आप चाहते हो तो आप इसकी भी सेटिंग चेंज कर सकते हो, आपको DS टाइप करना पड़ेगा। सो आप देख रहे हो यहाँ पे जो ऑप्शन है ये ग्रिड ऑन का F7 से जो ऑन ऑफ होता है। इसमें ग्रिड की स्पेसिंग जो बाय डिफ़ॉल्ट है 0.5 है, मैं इसको क्या करता हूँ 25 कर देता हूँ। तो ये इसके अकॉर्डिंग नीचे वाला अपने आप चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो आप नीचे देखेंगे कि एक और ऑप्शन है मेजर लाइन एवरी 5। इसका मतलब कि जो हमारा ये जो बॉक्स बना हुआ है जहाँ पे मैं अपने कर्सर को मूव कर रहा हूँ, अभी जो x में डिस्टेंस है वो 25 है, y में 25 है, और जो इसके बीच में जो लाइनें हैं ना ये कितनी रही, तो वहाँ पे 5 डाली हुई है, ठीक है। पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि 25 को करके मैं ओके करता हूँ, तो आप देखेंगे जो मेरा वर्क स्पेस पे है ये साइज़ बढ़ जाएगा, ठीक है। इसको मैं ओके करता हूँ, ठीक है। अब आप देखेंगे कि जो मेरा ये डिस्टेंस है ये y में और x में यहाँ से 25 है, यहाँ से 25 है, ठीक है। इसको थोड़ा जूम आउट कर लेते हैं। सो गाइस, ठीक है, यहाँ से जो मेरा डिस्टेंस है यहाँ से इधर तक का ये 25 है, और उसके बीच में जो है वो 5 लाइनें हैं, 1 2 3 4 और 2 ये कॉर्नर की। तो वो वही ऑप्शन था कि इनके बीच में आपको, इस डिस्टेंस के बीच में आपको लाइन कितनी करनी है। जैसे 5 अगर मैं यहाँ पे इसको 1 कर देता हूँ तो आप देखेंगे तो फिर डिस्टेंस के बीच में जो लाइन होगी वो 1 हो जाएगी, ठीक है। अब आप देखेंगे कि इसमें एक ही लाइन है बस, अगर आपको स्क्रीन पर शो हो रहा होगा कि ये जो लाइन है बस एक ही लाइन है। तो इससे भी हम इसको चेंज कर सकते हैं। उसको मैं दोबारा से 5 कर देता हूँ, ठीक है। ये 25 के अंदर आपको कितनी लाइनें शो हो मोटा मोटी देखा जाए तो वो ऑप्शन है। सो गाइस, आप इसको ओके कर देते हैं 25 को, ठीक है। ये ग्रिड की स्पेसिंग की सेटिंग होती है। और इसके बाद मैं आपको बताता हूँ एक कमांड जो कि नेक्स्ट है, उसे कहते हैं ऑर्थो मोड ऑन ऑफ, जिसकी शॉर्ट की है F8। अगर आप F8 को प्रेस करेंगे तो वो एक्टिव हो जाएगी, और दोबारा से उसको प्रेस करेंगे तो वो इनएक्टिव हो जाएगी। तो हम ग्रिड कमांड के ऊपर बेस्ड एक कमांड है F9, तो उसको भी मैं बात करूँगा कि F9 और F7 कैसे दूसरे ऊपर बेस्ड है। लेकिन पहले मैं आपको F8 के बारे में बताता हूँ। तो ग्रिड को मैं कर लेता हूँ ऑफ। तो अभी जैसे कि मैं कोई लाइन पिक करता हूँ, आप देखेंगे कि लाइन का जो मेरा पॉइंट मैंने पिक कर लिया। अब मैं इसको अपने क्रॉस हेयर से जिस भी डायरेक्शन में इसको मूव कर सकता हूँ, ठीक है। तो अभी ये जिस डायरेक्शन में घुमाऊँगा इस डायरेक्शन में मूव हो रहा है। लेकिन जैसे ही अगर मैं ऑर्थो मोड को ऑन कर देता हूँ, मैं F8 को एक्टिव कर देता हूँ, तो आप देखेंगे कि इधर स्ट्रेट हो गया। अब जो ये मूव होगा सिर्फ 90 डिग्री के रिस्पेक्ट में होगा, 0 से 90, 180, 270 और देन 360 का हो या 0 का हो, ठीक है। अब ये क्या होगा, लाइन आपकी स्ट्रेट चलेगी। जैसे कि इसका नाम है ऑर्थो मोड। तो ऑर्थो मोड वही ऑर्थो प्रोजेक्शन वाला, जो अगर आपने इंजीनियरिंग ड्राइंग में पढ़ा होगा कि ऑर्थो मोड ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन होता है, इसके अंदर पैरेलल और परपेंडिकुलर चीज़ें होती है। तो सेम कॉन्सेप्ट ये वही है। F8 को एक्टिव करने के बाद ये आपका पैरेलल चलेगा, परपेंडिकुलर चलेगा, ठीक है।
0 डिग्री, 90 डिग्री, 180, 270, देन अगेन 0 या 360। ठीक है, तो ये F8 की फंक्शनैलिटी थी। अब इसके बाद हम नेक्स्ट टॉगल की को देखते हैं, वो है F9। F9 से क्या होगा, अगर आप इसको एक्टिव कर देते हो तो आप देखेंगे कि यहाँ पे जो F7 ग्रिड का जो स्टेटस बार में ऑप्शन, इसके साथ में F9 का ऑप्शन है। ठीक है, F9 का मतलब होता है टॉगल स्नैप मोड। ठीक है, F7 क्या करता है, ग्रिड मोड को एक्टिव कर देता है, और टॉगल स्नैप मोड क्या करता है, वो स्नैपिंग पॉइंट को ट्रैक करता है। वो कैसे करता है वो मैं आपको बताता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, F7 को मैं अपने ग्रिड को ओपन कर लेता हूँ। सो मैंने ग्रिड को एक्टिव कर लिया। अगर मैं लाइन कमांड लेता हूँ तो अभी आप देखेंगे कि मैं सीधा इसको ड्रॉ कर सकता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं। ऑर्थो मोड को ऑफ कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि अभी मैंने क्या कर रखा है, अपने स्नैपिंग पॉइंट को डिफाइन नहीं कर रखा, उसके लिए हमें जाना होगा DS के अंदर। तो आप देखेंगे कि जब मैंने F7 आपको बताया था तो मैंने स्पेसिंग जो थी X और Y के बीच में वो 25 to 25 की थी, लेकिन जो F9 है हमारा, जो स्नैपिंग मोड है, उसको मैंने 0.5 ही रखा, क्योंकि 0.5 वैल्यू को ये ट्रैक तो कर रहा है लेकिन वो आपके लिए विजिबल नहीं है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसको भी 25 एक्सपेक्ट कर देता हूँ, 25 कर देता हूँ। और हाँ, इसमें आप इसको अनइक्वल भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं अगर आप चाहे तो। यहाँ पे एक चेक का ऑप्शन होता है, अगर आपको इक्वल करना है ठीक है, अगर आपको अलग अलग करना है तो आप उसको भी यहाँ पे कर सकते हैं। अगर मैं अब इसको 25 मेरा स्नैप मोड है और ग्रिड की स्पेसिंग भी 25 है। अब अगर मैं लाइन कमांड को लेके चलूँगा तो वो हर 25 mm के बाद उसको स्नैपिंग करेगा। वो कैसे करेगा देखते हैं। ठीक है, अब मैं लाइन कमांड लेता हूँ। ठीक है, अब मैं इसका, आप देख रहे हैं जो मेरा क्रॉस शेयर है जो मूव कर रहा है, बस ये जो गैप इसमें हो रहा है वो 25/25 का है। अगर मैं इसको Y में डायरेक्शन में ले जाके ऊपर की तरफ क्रॉस शेयर को पुश करता हूँ तो ये नेक्स्ट 25 वाले पॉइंट पे जाकर रुकेगा। अगर मैं इसको X पे अगर मूव करता हूँ अपने माउस को तो ये 25 वाले पे रुकेगा। हम क्या करते हैं, बेहतर समझने के लिए लाइन कमांड ले लेते हैं और लाइन कमांड का ओरिजिन डाल देते हैं 0,0। ठीक है, अभी जो ये पॉइंट लेगा ये 25/25 के रिस्पेक्ट में लेगा, आपका जिस डायरेक्शन के अंदर होगा उस डायरेक्शन के अंदर। ठीक है, तो ये इसी रिस्पेक्ट में चलेगा। इसका फ़ायदा क्या होता है कि अगर आप कुछ ग्राफ पे या कुछ ग्रिड की लिमिट सेट करके कुछ बना रहे तो आप स्नैपिंग मोड को एक्टिव करके कुछ ड्रॉ कर सकते हो अपनी कोई भी ड्राइंग। तो ये F7 और F9 जो है वो एक दूसरे के ऊपर बेस्ड कमांड है। और अब जो नेक्स्ट फंक्शनल की है वो है F10 से क्या होता है, पोलर मोड ऑन और ऑफ होता है। तो उसको भी देखते हैं कि वो कैसे होता है। इसको कर देते हैं डिलीट और ग्रिड को कर देते हैं हम इनएक्टिव। ठीक है, स्नैपिंग मोड को भी हम इनएक्टिव कर देते हैं। अब जो मैं बताने जा रहा हूँ आपको वो है F10 से क्या होता है, हमारा जो पोलर मोड होता है, आप देखेंगे कि अगर मैं लाइन लेता हूँ तो अभी जो हमारा इस वे में घूम रहा है इसको कहते हैं पोलर मोड। अगर मैं पोलर मोड को इनएक्टिव कर देता हूँ, इनएक्टिव था अभी, अगर मैं एक्टिव कर देता हूँ तो आप देखेंगे कि हमारा उसी मोड पे घूमेगा, पर साथ साथ में आपको ये कुछ एंगल के स्नैपिंग पॉइंट भी दिखाएगा और यूसीएस के साथ में आपको क्विक प्रॉपर्टीज के अंदर पोलर का सिंबल भी आपको एक्टिव हो जाएगा। आप चाहे तो उसके एंगल की सेटिंग को भी चेंज कर सकते हो, उसके लिए आपको सेम दोबारा DS में जाना पड़ेगा। तो अभी यहाँ पे एक टैब है पोलर ट्रैकिंग की। अभी इसमें क्या इंक्रीमेंट एंगल जो है वो 90 बाय डिफ़ॉल्ट है, आप चाहे तो उसको चेंज कर सकते हो 45 या 30 मैं 30 कर लेता हूँ, ओके करता हूँ। तो अगर मैं अब लाइन कमांड लेता हूँ तो हर 30 डिग्री एंगल पे ये मेरे को ट्रैक करेगा कि आप 30 डिग्री एंगल के ऊपर आ गए। यहाँ से फिर मेरे को 60 बताएगा, फिर 120 बताएगा, ठीक है, 90 बताएगा, 120 बताएगा, फिर 150 बताएगा। तो ये क्या कर रहा है, हर 30 डिग्री इंक्रीमेंटल के ऊपर उसको ट्रेस कर रहा है। आप चाहो तो उसको एंगल को एडिशनल भी कर सकते हो, जैसे कि 90 डिग्री में इंक्रीमेंटल रहता है और एडिशनल एंगल के ऊपर क्लिक करके नए इस पर ट्रैकिंग एंगल डाल देता हूँ। 15 डाल देता हूँ, फिर नया लेता हूँ 30, फिर लेता हूँ मैं 45, फिर मैं 75 ले लेता हूँ, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, उसको मैं ओके कर देता हूँ। अगर अब मैं लाइन को एक कमांड ड्रॉ करता हूँ तो आप देखें कि मुझे पहले 15 डिग्री के ऊपर मेरे को
एक्टिव कर लेते हैं पोलर को। पहले 15 डिग्री पे मेरे को बताएगा, फिर 30 डिग्री पे मेरे को ट्रैकिंग पॉइंट दिखाएगा, फिर 45 डिग्री पे, फिर मेरा 75 पे, फिर 90 पे। तो अब क्या कर रहा है, जो भी हमने इंक्रीमेंटल एंगल सेट करे थे ये उस एंगल को ट्रेस कर रहा है। इसमें एक और ऑप्शन है आपका, DS टाइप करते हैं तो इसमें है ऑब्जेक्ट स्नैप ट्रैकिंग सेटिंग, ट्रैक ऑर्थोगोनली ओनली, ट्रैक यूजिंग पोलर रोल सेटिंग। तो इतनी ज़्यादा यूजफुल नहीं है ये, बस आपको पोलर कमांड का फंक्शन समझने की ज़रूरत थी कि ये क्या काम करता है। ठीक है, सो गाइस ये था हमारा F10। इसके बाद हम मूव करते हैं F11 के ऊपर। तो F11 होता है ऑब्जेक्ट स्नैप ट्रैकिंग। ये काफ़ी यूज़फुल है और काफ़ी ज़्यादा काम आता है जब हम कोई भी अपनी ड्राइंग को ड्रॉ करते हैं। तो F11 को समझते ही होता क्या है। इसको समझने के लिए, समझाने के लिए मैं आप क्या करता हूँ, मैं एक सर्कल को ड्रॉ कर लेता हूँ, देन एक लाइन को ड्रॉ कर लेता हूँ। ठीक है, अभी क्या होगा कि अगर मैं अपना F11 से इसका आइकन देखेंगे तो यहाँ पे स्टेटस बार में होते हैं स्नैपिंग रेफरेंस लाइंस। तो जैसे स्नैप ट्रैकिंग है तो जो भी हमारे स्नैपिंग पॉइंट होते हैं, जैसे F3 से हम क्या करते हैं, F3 से हम अपने स्नैपिंग पॉइंट को एक्टिव करते हैं। तो ये और F11 क्या करता है, उन स्नैपिंग पॉइंट को ट्रेस करता है, ट्रैकिंग करता है। जैसे कि मुझे अपने एक लाइन कमांड लेता हूँ मैं और मेरा एक्टिव है F11 से स्नैप ट्रैकिंग मोड। तो क्वाड्रेंट पे अगर मैं क्लिक करता हूँ तो मुझे देखो अब ये जो डॉटेड लाइन दिख रही है, दरअसल ये ट्रैक कर रहा है। ठीक है, ये ट्रैक कर रहा है सारे पॉइंट कि यहाँ से ये सेंटर है। अगर मैं यहाँ से इस पे जाता हूँ तो ये इसका एंड पॉइंट है। इस सारे पॉइंट को ट्रैक करके मुझे शो करता है कि आप इस पॉइंट से इस पॉइंट को जो ट्रैकिंग है वो आप इसको देख पा रहे हैं। जैसे कि लाइन कमांड है, मुझे इसका सेंटर निकालना है तो मैं इसको ऐसे ट्रेस कर देता हूँ, देन इसको इधर ड्रैग करके ट्रेस कर देता हूँ। तो बोल मेरे को जब ये दोनों लाइनें की ट्रैकिंग इंटरसेक्शन होगी तो मेरे को बता देगा कि आप इंटरसेक्शन पॉइंट के ऊपर हो। तो ये क्या करता है, स्नैप पॉइंट को ट्रेस करता है। जैसे लाइन का ये एंड पॉइंट है, एंड पॉइंट को ये ट्रेस करेगा। ठीक है, तो इससे हम अपना जो भी कमांड है उसको ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे कि आपको देखना हो कि मुझे एक लाइन, मैं इसको ट्रेस कर लेता हूँ, देन मैं इसको ट्रेस कर लेता हूँ। अब क्या होगा, जहाँ पे दोनों पॉइंट मिलेंगे मुझे बता देगा कि ये इंटरसेक्शन पॉइंट है, तो वहाँ से मैं अपना फीचर इसमें ड्रॉ कर सकता हूँ। तो ये फंक्शन था F11 का, जिससे कि हम स्नैपिंग ट्रैकिंग को एक्टिव कर सकते हैं। सो गाइस नेक्स्ट हम मूव करते हैं फंक्शन की F12 के ऊपर कि F12 का क्या फंक्शन होता है, समझते हैं उसको। सो इस सबको डिलीट कर देते हैं। तो अभी क्या है, F12 जो है वो इनएक्टिव है, उसको हम F12 से एक्टिव इनएक्टिव कर लेते हैं। अगर आपको इसमें कोई यहाँ पे अगर शो नहीं करता स्टेटस बार में तो आप इस आइकन पे कस्टमाइज के ऊपर उसको एक्टिव कर सकते हैं। जैसे कि अभी मेरा F12 वाला स्टेटस बार में एक्टिव नहीं था, तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसको एक्टिव कर लेता हूँ। ठीक है, एक्टिव करके लेफ़्ट क्लिक करेंगे तो उस पर टिक मार्क लग जाएगा, तो वो एक्टिव हो जाएगा। ठीक है, अब आप इसका आइकन देखेंगे तो स्टेटस बार में आ चुका है। जब ये हाईलाइट होता है तो ब्लू कलर का हो जाता है, और जब इनएक्टिव होता है तो वो इनएक्टिव शो करता है। तो F12 क्या होता है ये समझते हैं इसको। सो F12 हमारा होता है डायनेमिक इनपुट मोड। बड़ा ही सिंपल सा इसका फंडा है। जैसे कि आपको मैंने बताया था कि हम जो भी एक्टिविटी ऑटोकैड में करते हैं, जो भी कमांड टाइप करते हैं, वो नीचे जो हमारा कमांड बार एरिया है, कमांड लाइन एरिया, उसमें टाइप होती है। अगर मैं जैसे लाइन कमांड प्रेस करता हूँ और लाइन ड्रॉ करता हूँ तो आपको दिख रहा होगा कि साथ साथ जहाँ भी मैं पॉइंट पिक कर रहा हूँ, चाहे मैं इसको वैल्यू डालूँ या फिर डेट क्लिक करूँ, तो कुछ ऐसे ही ये बिहेव करता है। लेकिन अगर मैं F12 को एक्टिवेट कर देता हूँ तो अब मैं लाइन कमांड लेता हूँ तो आप देखेंगे कि साथ साथ में ये मेरे को डिस्टेंस बता रहा है कि मैं कितने डिस्टेंस के ऊपर हूँ, और मेरे को ये एंगल भी बता रहा है कि मैं कितने एंगल के ऊपर हूँ। हुआ ये क्या, जैसे कि टॉगल की का नाम है डायनेमिक इनपुट मोड। तो जो
हम इसमें इनपुट कर रहे थे कमांड लाइन बार में, अब आपको ये सीधा आपकी स्क्रीन पे दिखेगा आपके क्रोशेयर के साथ में। तो इससे होगा क्या, आपका वर्क थोड़ा फास्ट हो जाएगा। आपको कमांड लाइन के ऊपर नज़रें बार बार ले जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपके स्क्रीन के ऊपर ही आपके पास ये इनपुट मोड होगा। ठीक है, आप देखेंगे तो मुझे डिस्टेंस से बताएगा, चाहे मैं ऑर्थो में हूँ या पोलर मोड में हूँ, मेरे को सब बताएगा। अगर मैं इसको ऑफ कर देता हूँ F12 से, तो अब ये मेरे को इनपुट मोड, मैं क्या इनपुट कर रहा हूँ वो नहीं बताएगा। तो इसका सिंपल सा सीधा सा फंडा है कि जो इनपुट होता है हमारा, उसको ये स्क्रीन के ऊपर क्रोशे के साथ हमको शो करता रहता है। सो गाइज, आई होप आपको सारी टॉगल कीज़ जो फंक्शन है ऑटोकैड में समझ आ गया होगा। इनके इसमें सिर्फ 2-3 टॉगल कीज है जो काफ़ी यूज़फुल होती है और वो आपको पता होनी चाहिए। सो गाइज, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ जिनको ऑटोकैड सीखना है या वो ऑटोकैड में अपनी नॉलेज को बढ़ाना चाहते हैं। तो बने रहिए मेरे साथ आगे वाले वीडियो में और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि आने वाले टाइम में काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके साथ मैं शेयर करने वाला हूँ। और ऑटोकैड के बाद हम स्टार्ट करेंगे सॉलिडवर्क्स को और GD&T, मशीन डिज़ाइन और हाइड्रोलिक्स। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को ज़रूर हिट कीजिए। अगर आप उसको हिट नहीं करेंगे तो आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिल नहीं पाएगा।